जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी के डार्क साइड की। अभी तक चाहे वो मेरे वीडियो में हो या फिर आपने अदर भी कहीं वीडियो देखे होंगे एसआईपी से रिलेटेड, तो उसमें आपको यही समझ में समझाया गया होगा कि एसआईपी करना कितनी अच्छी बात है। इससे आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एसआईपी से आप अमीर बन सकते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई गई, समझाई गई। लेकिन एसआईपी का कोई डार्क साइड है, ये किसी ने नहीं बताया। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसआईपी के डार्क साइड के बारे में, कि एसआईपी के क्या-क्या डार्क साइड हो सकते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए एसआईपी शुरू करने से पहले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा मैंने बताया कि आपने सभी लोगों ने सुना होगा कि आपको एसआईपी करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए, जिससे आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि वही एसआईपी जो है, जो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को ग्रो करने के लिए, और वही एसआईपी आपसे आपका पैसा, यहाँ तक कि अगर हो सकता है कि आपको रिटर्न भी ना मिला हो, उसके मूलधन जो कि प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसमें से ही वो पैसा आपका काट ले, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, कई-कई जगह पे ये चीज़ें लोगों को नॉलेज ना होते हुए उन्होंने इस चीज़ का सामना किया है, जिससे वो काफ़ी परेशान हुए हैं। एसआईपी में इन्वेस्ट सबको करना चाहिए, ये मैंने भी आपको कई बार बताया है। आपने मेरे फंड्स के जो रिव्यू देखे होंगे, उसमें मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि लमसम और एसआईपी में एसआईपी को ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें 19-20 का अंतर रहता है रिटर्न में, जो कि आपको एसआईपी में फ़ायदा मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा एसआईपी करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेरित करता हूँ। लेकिन एक इसका डार्क साइड ये भी है कि एसआईपी तो आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप यहाँ से पैसा रिडीम करते हैं, जब आप पैसा निकालते हैं, तो आपका पैसा कट के मिलता है। क्योंकि एसआईपी जब भी आप करते हैं, तो जो कंपाउंडिंग का जो आपको असर दिखता है, वो 10 साल या फिर 10 साल से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट पे ही दिखता है। तो उससे कम में वो कंपाउंडिंग की मैजिक आप नहीं देख पाएँगे, जो कि आपको चीज़ें समझाई जाती हैं। तो इसीलिए जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए अगर आप 40 साल के हैं, आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, और जब आप उसको इन्वेस्टमेंट 10 साल से ऊपर करते ले जाएँगे, तो आप 50 साल या 55-60 साल के करीब हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप उस चीज़ का उतना ज़्यादा एक यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उसका यूज़ करते हैं आपकी फैमिली, आपके बच्चे। तो इसीलिए जब भी आप एसआईपी करते हैं, तो जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग एसआईपी करते हैं तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं, बच्चों की शादी के लिए करते हैं। तो उसके लिए ऐसा ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। बट कह दीजिए अगर आप खुद के यूज़ के लिए एसआईपी कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप वो उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ का अगर हम एग्ज़ाम्पल से समझें, तो आपकी स्क्रीन पे एसआईपी कैलकुलेटर दिख रहा होगा, जिसमें मैं आपको ये चीज़ करके दिखाऊँगा कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। आपने 6 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, और जो कि आपको एक एक्सपेक्टेड अमाउंट यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो है 13,93,286 रुपए। तो यहाँ पे जो आपको वेल्थ गेन हुई है, वो है 7,93,286 रुपए 10 साल में। अब इसी टाइम पीरियड को अगर हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको हमने कर दिया 20 साल। यहाँ पे आपका जो बन के आता है वो 12 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 20 साल में, और आपका जो कि एक्सपेक्टेड एक अमाउंट बन जाता है वो 75,79,775 रुपए। ये हो जाता है। यहाँ पे आपको जो वेल्थ गेन हुई है वो है 63,79,775 रुपए। अब यहाँ पे जो 63 लाख हुई है, अब आप सोचेंगे अगर हम इसको 10 साल और बढ़ा देते हैं तो कितनी होगी, देखते हैं। सिर्फ 10 साल और बढ़ाने पे यहाँ पे ये जो अमाउंट हो जाता है, वो हो जाता है 3.5 करोड़। आप जमा करेंगे 18 लाख रुपए और आपको मिलेगा 3.5 करोड़। लेकिन कितना समय लगेगा यहाँ पे करोड़ों तक पहुँचने में? 30 साल। 30 साल का समय आप देंगे, तब ये आपको यहाँ पे अमाउंट मिलेगा। जब 15% का हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब आपको यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए मिलता है। आप खुद ही बताइए, आपने 40 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, उस समय आपकी एज लगभग 70 साल के आसपास की होगी, तब आप 3.5 करोड़ रुपए वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो क्या आप उस समय 3.5 करोड़ का यूज़ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करना बिल्कुल सही है, आप इससे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर आप खुद के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे एसआईपी से नहीं हो सकती है। लॉन्ग टर्म में एसआईपी आपको ये पैसा बढ़ा के देगा, शॉर्ट टर्म में नहीं देता है। तो इसके लिए क्या हमें एसआईपी करनी नहीं चाहिए? नहीं भाई, एसआईपी बिल्कुल करिए, लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म के विजन को लेकर करिए, और हमेशा ये सोच के करिए कि या तो आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, और या तो फिर आप बच्चे की शादी के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज जितनी अर्ली आप जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। वही चीज़ अगर आप 40 की उम्र की बजाय 20 साल की उम्र में करेंगे, तो आपको 50 साल की उम्र तक ये अमाउंट शायद आप यहाँ पे
पा सकते हैं, लेकिन जितना लेट आप करेंगे उतना ही आपके लिए ये चीज़ प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन चलिए यहाँ पे बात तो एक चीज़ ये हो गई, चलिए ठीक है, जितनी जल्दी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा, चलिए ठीक है, अगर एसआईपी चलिए हमने कर दिया वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपने बच्चों के लिए एसआईपी हमने जमा करते रहे हैं, अब हम अपने के लिए क्या करें कि हम अपना जल्दी अमीर हो सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे इसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ में रिसेंट में ऐसा क्या कर सकते हैं जिस तरीके से आप अदर इनकम को जनरेट कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने एसआईपी चलिए कर भी ली, लॉन्ग टर्म में आपने एसआईपी करी, आपने पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया। अब जब आप वहाँ पे पैसा रिडीम करने की बात आती है तब प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका ही पैसा जो है काट लिया जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ज़्यादातर लोग इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके सामने मैं इक्विटी फंड का ही एग्जांपल लूँगा। आपकी स्क्रीन पे एक इक्विटी फंड शो हो रहा होगा, जिसमें अगर आप उसके एग्जिट लोड को देखेंगे तो एग्जिट लोड उस पर 2% के आसपास का लग रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि एग्जिट लोड होता क्या है। देखिए, एग्जिट लोड वो चीज़ होती है जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस फंड से आप एग्जिट करते हैं। एग्जिट का मतलब ये होता है कि कभी कभी लोगों को या तो वो फंड समझ में नहीं आता है, वो फंड आपने इन्वेस्ट तो कर दिया और बाद में फिर उस फंड में आपको समझ में नहीं आया कि हाँ, इस फंड में नहीं, हमें अदर फंड में किसी में जाना है, तो आप वहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं, अपना पैसा रिडीम कर लेते हैं। या फिर आपको इमरजेंसी में आपको पैसे की ज़रूरत है, तब आप उस फंड से रिडीम कर लेते हैं और निकल जाते हैं। इन दोनों ही सूरतों को अगर हम देखें तो दोनों ही सूरतों में आपका पैसा कट जाता है। एग्जिट लोड जो कि 2% लग रहा है, इसको अगर हम एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपने मान लीजिए 1 करोड़ रुपए किसी फंड में इन्वेस्ट किया है, तो जब आप उस फंड से अपना ही पैसा इन्वेस्टेड जो मनी है उसको आप निकालेंगे तो आपको उसके ऊपर 2 लाख रुपए का एग्जिट लोड देना पड़ेगा फंड हाउस को। क्या ये बात सही है कि मतलब हमने जो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, अब उसी पैसे को जब हम निकालेंगे तो 2 लाख रुपए हमें फंड हाउस को देना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात आ जाती है। बहुत से लोग इस चीज़ को गौर नहीं करते हैं और बहुत से लोग बिना इस चीज़ को ध्यान में रख के किसी भी फंड में एंट्री कर देते हैं। और आज भी अगर आप देखें तो इस चीज़ के बारे में कोई बात भी नहीं करता है और ये चीज़ लगातार हो रही है कि नॉलेज की कमी की वजह से वो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। मैं मानता हूँ कि सभी लोग 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं करते होंगे, बट आप 1 लाख भी कर रहे हैं तो 1 लाख का भी 2% 2,000 रुपये हुआ, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। हम 2,000 रुपये भी अपने इन्वेस्टेड अमाउंट का क्यों दें, जो कि हम अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जो सोल्यूशन है वो हम आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। देखिए, एग्जिट लोड मैंने आपको समझाया कि क्या होता है। अब ये एग्जिट लोड लगता कैसे है, आपने मान लीजिए ये महीना चल रहा है फरवरी का, आपने फरवरी से एसआईपी स्टार्ट करी। पहली एसआईपी जो इंस्टॉलमेंट हुई वो फरवरी में हुई, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी मार्च में जाएगी, थर्ड इंस्टॉलमेंट अप्रैल में जाएगी। तो ये हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे जो फंड हाउस का जो क्राइटेरिया चलता है वो ये चलता है, जो आपने आज फरवरी में इंस्टॉलमेंट करी है वो पहली एसआईपी, नेक्स्ट एसआईपी जो कि मार्च में है जो आपके अकॉर्डिंग है दूसरी, उनके अकॉर्डिंग है पहली। हर महीने की जो नई यूनिट आती है उसको ये फर्स्ट एसआईपी में ही कंसीडर करते हैं। और जैसा कि एग्जिट लोड में आपको दिया गया होगा, आपने अगर उस कॉलम को पढ़ा होगा, एग्जिट लोड में वहाँ पे लिखा होता है किसी एग्जिट लोड में 7 डेज का, किसी एग्जिट लोड में 1 ईयर का, अलग अलग एग्जिट लोड में टाइमिंग दी रहती है, उस टाइम के बाद उसमें एग्जिट लोड लगता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और वो इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते हैं कि हर महीने की जो एसआईपी है वो उनकी नई एसआईपी में गिनी जा रही है, नई यूनिट में गिनी जा रही है, जिस पे अगर वो रिडीम करते हैं तो उन्हें एग्जिट लोड देना ही पड़ता है। लेकिन इससे बचने का भी उपाय है। क्या सोल्यूशन है उसको हम आगे समझेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि सेकेंड क्या प्रॉब्लम होती है एसआईपी में। जो हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो, बहुत से लोग एक्सपेंस रेशियो को ना तो समझते हैं, ना जानते हैं, ना इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि जो जिससे उन्होंने एडवाइस ली होगी, उन्होंने उसको
1.5% और 2% के एक्सपेंस रेशियो पे फंड दिलवाया। आप मेरे साथ इतने समय से जुड़े हैं, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें से किसी एक फंड में भी आप मुझे ये बता दीजिए मैंने आपको एक बार भी ये कहा हो कि ये 1% का एक्सपेंस रेशियो है, आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, बेटर फंड है, बेस्ट फंड है। मैंने हमेशा एक ही चीज़ आपके साथ डिस्कस की है, एक्सपेंस रेशियो जितना भी कम होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास यूनिट मिलेंगी, उतना ही ज़्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो एडवाइस देने के नाम पे सिर्फ अपने कमीशन की बात करते हैं कि हाँ हमें कमीशन मिलना चाहिए, उसके लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा हाई एक्सपेंस रेशियो वाला फंड इनको चेप देते हैं, जिसकी वजह से इनकी तरफ से जो कमीशन आएगा वो मुझे मिलेगा और इनका भले थोड़ा सा कम पैसा इन्वेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे नुकसान किसका होता है? आपका। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको खुद रिसर्च करनी है, खुद चीज़ों को समझना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होता है। कैसे? इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप 100 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं और 100 रुपये की एसआईपी में जिस फंड में आप जिस एएमसी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जो एग्जिट लोड है वो लग रहा है 1% का। अब 100 रुपये में 1% में आपका 1 रुपये चला जाता है फंड हाउस के पास या फिर उस फंड मैनेजर के पास फीस के रूप में, जो कि आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। रुपये आपका 99 रुपये लगेगा मार्केट में इन्वेस्टमेंट पे। उस 99 रुपये के बदले में एनएवी डिसाइड होगी, 99 रुपये के हिसाब से उसमें आपको यूनिट दी जाएंगी। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। अब यहीं पे हम लो एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं। यहीं पे अगर यही एक्सपेंस रेशियो 0.50% का लग रहा होता तो वो हो जाता 100 रुपये पे 99 रुपये 50 पैसा। तो यहाँ पे आपका 50 पैसे का प्रॉफिट होता। अब आप कहेंगे 50 पैसा तो बहुत कम है, इसमें क्या हमने छोड़ भी दिया तो क्या दिक्कत है? भाई साहब, जब यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है आपके रिटर्न की तो कंपाउंडिंग होगी, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो की भी कंपाउंडिंग होगी, उस 50 पैसे की भी जो आप यूनिट में इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए एक एक पैसे का भी मायने रखता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि लोग नहीं जानते हैं और जिसकी वजह से वो रिटर्न में प्रॉब्लम लेते हैं और रिटर्न कम पाते हैं। लेकिन वो समझ भी नहीं पाते हैं कि यहाँ पे रिटर्न कम मिला है, क्योंकि वो कैसे गए हैं, वो एफडी के मारे हुए वहाँ पे गए हैं, क्योंकि एफडी में तो उससे भी सिंपल इंटरेस्ट का रिटर्न मिल रहा था, यहाँ कंपाउंडिंग तो हुई, थोड़ा ही तो बढ़ा। लेकिन नहीं, जब हम यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, अगर हमें रिस्क लेना ही ना हो तो हम एफडी में चले जाएंगे, वहाँ में सिंपल इंटरेस्ट जरूर मिल रहा है बट पैसा हमारा सेफ तो है। लेकिन यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है और हमें रिटर्न भी उस हिसाब का नहीं मिल रहा है जो कि हम रिस्क ले रहे हैं, तो वो हमारे साथ थोड़ा सा धोखा हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है और अगर हम किसी से एडवाइस लेते हैं वो वहाँ पे अपना उल्लू सीधा कर रहा है, वो आपसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हमेशा अपनी नॉलेज पे आप वर्क कीजिए और अपने नॉलेज से, रिसर्च से ही किसी फंड को चूज़ करिए। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि ये जो एक्सचेंज रेशियो है जितना कम होगा उतना ही आपके लिए लाभदायक है और उतना ज़्यादा आपको यूनिट मिलेंगी, उतना ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। अब हम जान लेते हैं कि जैसा मैंने बताया था कि एग्जिट लोड से बचने का सोल्यूशन क्या है। इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, जब आपने मान लीजिए फरवरी से स्टार्ट करी एसआईपी, आप मार्च में करी, अप्रैल में करी, मई में करी, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये फंड मुझे समझ में नहीं आता है, मैं इसमें एसआईपी करना नहीं चाहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। ये मैं तब के लिए बता रहा हूँ जब आपको वो फंड पसंद नहीं आ रहा है। तो आपने क्या किया है कि 4 महीने के बाद उस एसआईपी को बंद कर दिया, एसआईपी बंद कर दी। अदर किसी में अगर आपको एसआईपी करनी है तो आप उसमें एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, जिस फंड में भी आपको करनी है, बट इस फंड में आप एसआईपी को रोक देंगे, बंद कर देंगे और उसके बाद उस एग्जिट लोड के मुताबिक, जैसे कि उसमें अगर 7 डेज का एग्जिट लोड वहाँ पे लग रहा है तो उसको आप 7 दिन के बाद रिडीम करेंगे। एसआईपी बंद करने के 7 दिन के बाद, मतलब मान लीजिए आपने मार्च में एसआईपी बंद करी 15 तारीख को और 7 दिन के बाद आपको वो रिडीम करना है, तो आप उसमें 22 तारीख को या 23 तारीख को आप वहाँ पे रिडीम करेंगे, जिससे वो जो यूनिट है उसका 7 दिन वहाँ पे ये हो जाएगा और आपका वहाँ पे जो एग्जिट लोड है वो नहीं लगेगा। ये हो गया यहाँ पे एग्जिट लोड से बचने का तरीका। जब आप फंड आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप वहाँ से स्विच करना चाहते हैं, तुरंत स्विच मत करिए, अदरवाइज आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आपको फंड अगर स्विच करना है, सबसे पहली बात तो फंड को आप बहुत ध्यान से चूज करिए, क्योंकि ये कोई खेल नहीं है कि आपने आज इस तरीके से कर लिया कल उस तरीके से आपका नुकसान है, आपका रिटर्न नहीं, आपका नुकसान है, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो जब भी आप किसी फंड को चूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। मेरे वीडियो में आपको जो मैं पॉइंट्स समझाता हूँ कि इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, में हमेशा चिल्लाता रहता हूँ कि इसको देखिए, इसको समझिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। तो उनको चीज़ों को आप देखिए, कंसीडर करिए, उसके बाद ही किसी फंड को चूज़ करिए।
लेकिन चलिए हमने मान लिया आपसे गलती हो गई, आपने किसी गलत फंड को चूज़ कर लिया, आपने किसी गलत पर्सन से एडवाइस ले ली जिसकी वजह से आपने किसी गलत फंड को चूज़ कर लिया। वहाँ पे क्या होता है कि आपने 2-4 महीने ही इन्वेस्टमेंट करी है, तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं, आप उस इन्वेस्टमेंट को रोक दीजिए, एसआईपी मत करिए, एसआईपी को रोक दीजिए और जो भी उस तरीके का जो वहाँ पे टाइमलाइन हो, उस टाइमलाइन के बाद वहाँ से रिडीम कर लीजिए। और अदर फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, जब वहाँ पे आप रिडीम करेंगे तो उस पैसे को आप इधर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए उस पैसे से भी। इस तरीके से आप एग्ज़िट नोट से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को इमरजेंसी में रिडीम करना है, तो वहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर उनको इमरजेंसी है किसी पैसे की, तो वहाँ पे वो एग्ज़िट नोट उन्हें देना ही पड़ता है। उसका कोई भी यहाँ पे तोड़ नहीं है और एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये थी कुछ जानकारी जो कि एसआईपी के रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए जब आप एसआईपी करने जाते हैं, जिससे कि आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे और अपने रिटर्न को अच्छा कर पाएँगे और कुछ ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं आप किसी फंड हाउस से या फिर स्टॉक मार्केट से। जानकारी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिनको इस तरीके की जानकारी की ज़रूरत है, जो अपना नुकसान कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।